नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। साथियों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने जिक्र किया हुआ था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस को लेके जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पीसीएमसी और उसके आसपास फंसे हुए हैं, जिसकी कीमत 30,000 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों के मन में तमाम कन्फ्यूजन जो है वो उठने चालू हो गए थे और उस कन्फ्यूजन को हमने समराइज़ किया है। जो मेजर क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आए थे, जो आपने कमेंट में लिख के बताए थे, उस क्वेश्चंस को इस सवाल-जवाब के एपिसोड में लेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे आपका संशय दूर हो जाए। ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या फिर खरीदने वाले हैं, उन सब के मन की दुविधा इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि दूर हो जाए। आखिरी तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे और हमें मिलेगा आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। देखिए, जो आपके कंसर्न्स आए हैं उसमें सबसे जो 4-5 ऐसे कंसर्न्स हैं जो काफ़ी लोगों ने कमेंट में किया लिखा हुआ है। तो इसमें एक जो पहला कंसर्न है, यह समस्या सिर्फ़ पीसीएमसी में ही क्यों आ रही है, पीएमसी में क्यों नहीं? देखिए, ये जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को उस वीडियो के पृष्ठभूमि को थोड़ा-सा बता देता हूँ, जिससे जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये समझ में तो आए आखिर किस मुद्दे पे बात हो रहा है। देखिए, मुद्दा क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब वो 20,000 स्क्वायर मीटर से लेके 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के बीच में बनाया जा रहा होता है, यानी कि लगभग 5 एकड़ के ऊपर, तो उनको एक तरीके से एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। यानी सेंटर से एनवायरनमेंट क्लियरेंस का अप्रूवल लेना अनिवार्य हो जाता है, जो बड़े स्केल पे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होते हैं। क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन भी होता है, कई बार ट्री कट करने पड़ते हैं, उसे फिर कहीं पे जाके उसको प्लांट भी करना होता है और कितना उससे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करेगा, आने वाले समय पे कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरीके से उसकी आपूर्ति की जाएगी, इन सारी चीज़ों का जो लेखा-जोखा होता है, उसे डीपली एसेस करके फिर उसे क्लीयरेंसेस दिए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब सेंट्रल लेवल पे इस क्लीयरेंसेस को दिए जाते हैं, तो इसमें समय लगता है, क्योंकि 6 महीने से लेके 8 महीने या फिर 1 साल तक का भी समय लग जाता है और इस समय को कम करने के लिए एक नोटिफ़िकेशन जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसने इश्यू किया था कि इसे स्टेट लेवल पे ही सैंक्शनिंग ली जा सकती है इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स की। ये हाल ही में ये नोटिफ़िकेशन आया था। इसके चलते क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस सेंटर से लेने में 1 साल का समय जाता था, उसे 2-3 महीने या उससे कम समय में लिया जा सकेगा, जिससे कि प्रोजेक्ट लॉन्चेज़ तेज़ी से होंगे और फिर उन्हें आगे कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से किया जा सकेगा। लेकिन इसको लेके पीआईएल जो है डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफ़िकेशन को पे स्टे लगा देती है। यानी कि अब इस तरीके के प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस को सीधे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ से ही लेनी होगी, उनके एक्सपर्ट टीम से ही लोनी लेनी होगी, उसके बाद ही प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो अब लेके इसको लेके काफ़ी खलबली मच गई। अब खलबली क्यों मच गई, कैसे मच गई, उससे क्या-क्या समस्याएँ आईं, उसके सवाल को हम यहाँ पे ले रहे हैं और उस वीडियो को भी आप डिटेल में देख सकते हैं। उसमें हमने तमाम चीज़ों पे भी जो है चर्चा की हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लगा देंगे। अब जो समस्याएँ हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही पढ़ा, यह समस्या सिर्फ़ पीसीएमसी में ही क्यों आ रही है, पीएमसी में क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि इसमें पीएमसी का जो ज़िक्र किया गया है, उसके पीछे 2-3 रीज़न हैं। अब 2-3 रीज़न क्या है, उसमें एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो आपका सीईपीआई यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स है, वो हायर है पीसीएमसी का। यानी वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, उनका लेवल काफ़ी हाई है और इसके चलते उस लोकेशन को चिन्हित किया गया, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि पीसीएमसी और पीएमआरडीए में जो प्लान अप्रूवल होता है, चाहे वो पीएमआरडीए कर रही हो, पीएमआरडीए के लोकेशन में या पीसीएमसी कर रही हो, पीसीएमसी में मौजूद प्रोजेक्ट्स की, तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्लीयरेंस को मैंडेटरी नहीं रखती है। यानी विदाउट एनवायरनमेंटल क्लीयरेंसेस के भी प्रोजेक्ट का प्लान अप्रूव हो सकता है और जैसे ही प्रोजेक्ट का प्लान अप्रूव होगा, आगे की सैंक्शनिंग को लिया जा सकता है। तो इन कारणों की वजह से पीसीएमसी और पीएमआरडीए के लोकेशंस के प्रोजेक्ट ही इस कैटेगरी में आ रहे हैं, बाकी जगहों के नहीं। अगला कंसर्न है, क्या 5 एकड़ से छोटे प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा,
क्योंकि ये जो 5 एकड़ हमने बताया ये 20,000 स्क्वायर मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया एकड़ में, तो 5 एकड़ आ गया और वहाँ से लेके 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक का ज़िक्र हुआ, यानी कि हमने जो लास्ट वीडियो में बताया आप लोगों को 35 से 37 एकड़। तो ये एकड़ में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये बिल्ट अप को कंसीडर किया जाता है, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट 1.5-2 एकड़ का भी है, लेकिन उसका बिल्ट अप एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर जा रहा है, तो वह भी इस कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 एकड़ जो लैंड पार्सल है, वहाँ से लेके 37 एकड़ के लैंड पार्सल के प्रोजेक्ट की ही कैटेगरी में है। यानी अगर वो 1 एकड़ का भी प्रोजेक्ट है और एक्स्ट्रा एफएसआई कंज्यूम करके अगर वहाँ पे 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो ये चीज़ उन प्रोजेक्ट्स पे भी अप्लाई होगी बिल्कुल। अगला सवाल है, ऐसे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स इस स्टेज से प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, इसके लिस्ट के बारे में और इस सवाल के बारे में तमाम लोगों ने लिखा है। यह भी लिखा हुआ है कि अगर लिस्ट नहीं है तो हम समझ कैसे पाएँगे? देखिए, आपका ये सवाल काफ़ी वाजिब है। अब इसमें आप ये समझिए कि इसका कोई भी लिस्ट किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या प्राइवेट बॉडी की तरफ से इश्यू नहीं किए गए हैं। तो आखिर अब आप करेंगे क्या? आपको करना ये है कि आप बुकिंग से पहले चेक करिए कि आप जिस प्रोजेक्ट में बुकिंग करने जा रहे हैं, क्या उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस आ चुका है या नहीं? क्योंकि अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट पीएमसी में है, तो पीएमसी ने तो अपना एक तरीके से एक ट्रिगर लगा रखा है, एक फ़िल्टर लगा रखा है कि जब तक एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगे इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स का, तब तक प्लान अप्रूव होगा ही नहीं। उस प्रोजेक्ट का प्लान ही अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ पीसीएमसी या फिर पीएमआरडीए में है, तो उनको विदाउट ईसी भी प्लान अप्रूवल हो जाएगा और अगर वो प्लान अप्रूवल हो रहा है, तो इसके बेस पे उनको महारेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको हमेशा सिर्फ आपको डेवलपर से पूछना नहीं है, आपको जाके चेक करना है और चेक किस वेबसाइट पे करना है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ज़रिए जाइए और अपने-अपने प्रोजेक्ट का चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे भी आपको समस्या आ रही है, तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अगर कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमें अपना कंसर्न भेज दीजिए, कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दें। देखिए, अब इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी अथॉरिटी ने विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस के प्लान अप्रूव किया, तो कई ऐसे डेवलपर हैं जो बिना ईसी के फिर वो प्लान अप्रूव करा के सीधे महारेरा अप्रूवल भी ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपने कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, क्योंकि महारेरा महारेरा अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बेस पे वो बुकिंग उठा पाएंगे और बुकिंग उठा के वो एग्रीमेंट से पहले 10% पेमेंट भी ले पाएंगे और फटाफट एग्रीमेंट करके उसके बाद का भी 1 आध 2 इंस्टॉलमेंट वो ले सकते हैं। यानी जैसे आप लोग देखते हैं कि जो आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है सीएलपी, यानी कि जैसे ही आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसके पहले 10% आपको देना मैंडेटरी होता है और जैसे ही एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो 10% का डिमांड डेवलपर और कर सकता है। तो 20% प्लस टैक्सेस तो आपकी जेब से निकल ही जाते हैं, यानी कि डेवलपर के पास 20% अमाउंट उस पूरे यूनिट का आ जाएगा। इसके चलते कई डेवलपर जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो विदाउट ईसी भी महारेरा रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब चलिए, तो एक तो सवालिया निशान ऐसे डेवलपर्स पे उठता है कि जब आपका ईसी आया ही नहीं था तो आपने महारेरा सैंक्शनिंग क्यों लिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पे उठता है कि महारेरा ने एक और ट्रिगर फैक्टर, एक और फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों नहीं लगाया है? क्यों ना महारेरा खुद एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, वहाँ पे आप यह भी चेक कर लीजिए कि इस कैटेगरी का प्रोजेक्ट अगर है जिसका कि बिल्टअप एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से लेके 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के बीच में आ रहा है या जो भी क्राइटेरिया है, क्या उस प्रोजेक्ट का ईसी अप्रूवल हुआ है, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस मिले हैं या नहीं मिले हैं? अगर नहीं मिले तो आप जो है महारेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव मत करिए। क्योंकि महारेरा रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप अप्रूव करते हैं, बायर कहीं न कहीं आश्वस्त हो जाता है और वो आपके स्टैम्प के भरोसे, यदि महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट जैसे ही बताया जाता है, जितने रेडियो जिंगल चलते हैं, आखिरी में जल्दी में क्या आता है? प्रोजेक्ट महारेरा अप्रूवल। प्रोजेक्ट का महारेरा अप्रूवल आ चुका है, प्रोजेक्ट महारेरा रजिस्टर्ड है। तो आप इसके भरोसे, चाहे वो पेपर ऐड हो, चाहे वो रेडियो जिंगल हो, चाहे आपको प्रिंट मीडिया किसी तरीके से हो, कोई भी चीज़ हो, जब आपको ये दिखता है कि यार ये महारेरा अप्रूव है, तो आप आराम से महारेरा के ट्रस्ट के चलते उस डेवलपर पे ट्रस्ट करते हुए, उस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या ये महारेरा की ज़िम्मेदारी नहीं है
कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो आप ये एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट भी चेक करिए कि क्या ये प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया में आ रहा है जहाँ पे उसको ईसी की ज़रूरत है। और अगर आ रहा है तो आप पहले उसे चेक करिए और उसके बाद ही अप्रूवल प्रोवाइड करिए। तो आपके लिए क्या है कि वो लिस्ट भले आपको नहीं मिल रही है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में खरीदने जा रहे हैं, तो आप पहले उसका एनवायरनमेंट क्लीयरेंसेस चेक कर लीजिए। अगर वो आ चुका है, तो फिर ऐसा नहीं कि आ चुका है तो फिर आप जाके डायरेक्ट खरीद लीजिए। तो जो ये संशय आपके दिमाग में उठ रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट भी क्या मेरा भी प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ या मैं ले चुका हूँ, क्या इस लिस्ट में हो सकते हैं? वो संशय आपके मन से दूर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बाकी जो चीज़ें आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसके साथ-साथ आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस भी चेक करना होगा, जब तक कि महारेरा इसे मैंडेटरी ना बना दे रजिस्ट्रेशन देने से पहले। और यह वीडियो के माध्यम से अगर महारेरा के कोई भी एजुकेटिंग ऑफिसर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल से लोग देख रहे हैं, तो आप इसे मैंडेटरी करिए, या आप में से जो लोग भी देख रहे हैं, वो महारेरा को टैग करें, महारेरा तक भी भेजने की कोशिश करें, जिससे ये इम्प्लीमेंटेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्शन लिया जा सके। तो मुझे लगता है जो आप लोग लिस्ट माँग रहे हैं, वो संशय अब आपके मन से दूर हो जाएगा। आप इस तरीके से जाके चेक कर पाएँगे और एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट चेक करने से आपका इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में है या नहीं है, उससे भी आप आश्वस्त हो जाएँगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या महारेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ये समस्या आ सकती है? बिल्कुल, इसका जवाब हमने अब पहले वाले क्वेश्चन में ही दे दिया कि महारेरा का लेना-देना इससे नहीं है। अगर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, चाहे पीएमआरडीए हो, पीसीएमसी हो या फिर पीएमसी हो, पुणे के केस में, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का अगर प्लान अप्रूव हुआ है, तो महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी उन्हें मिल जाता है। तो ऐसे में महारेरा सिर्फ़ आपके काम ये आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स उस पे अपलोड हो वो आप देख पाएँगे, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ है वो आप समझ पाएँगे, उसके टाइटल रिपोर्ट को पढ़ पाएँगे, पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है उसके ब्लूप्रिंट को आप पढ़ पाएँगे और उसके बाद जो है जो आपका डिसीजन है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं वो आप वो जान पाएँगे। लेकिन महारेरा रजिस्ट्रेशन ये एश्योर नहीं करता है कि उस प्रोजेक्ट का ईसी भी है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे केसेज़ देखे गए हैं कि जो मैंने आपको अभी पहले एग्ज़ाम्पल दिया कि विदाउट ईसी महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, उसके बेस पे डेवलपर बेच देते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में साल, डेढ़ साल का समय लग जाता है। ऐसे में आखिर प्रॉब्लम किसको होगी? डेवलपर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि उसका तो कलेक्शन चालू है। आपकी जेब से जो आपका 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख उसको मिल जाएँगे। अगर आपके प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट वैल्यू वो 2 करोड़ रुपए है तो उसको आराम से 40 लाख रुपए मिल रहा है। तो उसका तो कलेक्शन हो रहा है ना, उसका फंड फ्लो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बायर को है, क्योंकि आप ये सोचेंगे आज हमने इसमें बुक कर लिया है, इसका महारेरा नंबर इस डेट को आया है, यहाँ से चलो 4 साल लगता है, लोग 5 साल लिखते हैं, एक बफर टाइम लेके चलते हैं, लेकिन 4 साल में मिल ही जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि इसका ईसी नहीं आया और साल भर तो ऐसे ही निकल गए बिना एक्सकवेशन के। तो अब वो 1 साल जो निकल गया, वो तो वेस्ट हुआ आपके लिए। हो सकता है उसमें से एक एग्रीमेंट के बाद वाला जो डिमांड है वो आपने लोन से उठाया, उसपे ईएमआई भी जा रही हो और जो अगर आपने अपनी जेब से भी दे दिया, तो जो उसपे आप इंटरेस्ट कमा सकते थे या फिर जो आप सिक्योर फ़ील कर रहे थे अपने अकाउंट में होने से पैसे का, वो नहीं फ़ील कर पाएँगे। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट का महारेरा है, तो आप एकदम आश्वस्त मत हो जाइए, नहीं, नहीं सब कुछ सही है, मैं खरीद लेता हूँ। आपको महारेरा स्टडी करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, लोगों के बहकावे में आते हैं क्योंकि लगातार आप लोगों के कॉल आते हैं कि नहीं मैंने 2% दे दिया था, मैंने 10% दे दिया था, मुझे रिफंड लेने अब मैं क्या करूँ? भाई मेरे रिफंड लेना बहुत कठिन काम है, क्योंकि डेवलपर भी आपके साथ फाइट करने लगता है कि हमने तो देखिए डेविएशन लिया हुआ था, ऐसे कई केसेस चल रहे हैं। उस पे एक बार फैसला आ जाए तो मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने लाऊँगा। लेकिन जेब से पैसा निकालने से पहले आप हर एक चीज़ स्टडी करिए, समझिए, ग्राउंड पे जाइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी, आपका पैसा, आपका जेब कटने वाला है। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं रहा, तो नुकसान आपका ही होगा, दूसरे का नहीं। क्योंकि हर एक तरीके से जितने भी टूल आपको मार्केट में दिखते हैं, ये सब कुछ समझिए डेवलपर के ही अलग-अलग रूप हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे सबका गोल है कि किसी न किसी तरीके से बेच दिया जाए। तो आपका पैसा है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके नाम पे है। आप चीज़ों को जाइए, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो ग्राउंड पे हो, दोनों तरीके से आश्वस्त होइए तभी खरीदिए। और कहीं आपको अगर मदद की ज़रूरत लगे, कहीं समस्याएँ आ रही हैं, आपको लगता है अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दे दिया है। बहुत से लोगों का 21,000 से ज़्यादा लोगों को हमने ओवर द कॉल, व्हाट्सएप, इन पर्सन मीटिंग के ज़रिए अभी तक सर्विसेज़ दी हैं और हमारी मेजर 90-95% सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं कि लोगों को किसी की ना किसी तरीके से भला हो।
आगे चलते हैं, अगला सवाल जो है, जो इस वीडियो से उभर के आया है, क्या इससे रेट भी बढ़ेंगे? देखिए, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इससे रेट बढ़ सकते हैं, पर केवल यही कारण नहीं होगा कि जिससे रेट बढ़ें। क्योंकि जैसे अगर आपका एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस डिले होगा, तो सप्लाई लेस होगी। क्योंकि मान लीजिए अभी तो हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिनके महारेरा नंबर आ चुके हैं और उनका एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं आया हुआ है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने हैं, लेकिन अभी ईसी नहीं आए, ये चीज़ तो पीएमसी में हो सकती है क्योंकि वो तो प्लान अप्रूवल के पहले ही ईसी चेक कर लेती है। तो मार्केट में वो इन्वेंट्री आएगी नहीं, तो सप्लाई अगर रिस्ट्रिक्ट होगा और डिमांड एक तरीके से तो ड्रॉप हुआ है। पहले से अगर मैं देखूँ, इसका कोई डेटा तो एग्ज़ैक्ट नहीं आया मार्केट में, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि लोग खरीदने से बच रहे हैं, डर रहे हैं, समझ-बूझ रहे हैं, उसके बाद खरीद रहे हैं। और जो एक कोविड के बाद का फ्लो बना था खरीदने का, अब वो फ्लो मार्केट में नहीं दिख रहा है। तो ये पैनिक सिचुएशन भी है। तो अगर डिमांड स्लाइटली ड्रॉप हो रहा है, लेकिन सप्लाई उस रेशियो में ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप होगा, तो मार्केट में जो प्राइस ड्रॉप के जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे, उसकी संभावनाएँ कम हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और अब अगर वो बेचना चाह रहे हैं और उस पेस पे नहीं बेच पा रहे हैं, जिस पेस पे बिकता हुआ देख के मार्केट को उन्होंने लॉन्चेज़ किया था, उसी के चलते उन्होंने अपने जो टर्म एंड कंडीशन है जॉइंट वेंचर के वो सब रखे हुए थे। अब वो उस तरीके से अगर उनका कैश फ्लो नहीं बनेगा क्योंकि तेज़ी से नहीं बिकेगा, तो उस तरीके से कैश फ्लो भी नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं इसमें डेवलपर जो है वो प्रेशर के सिचुएशन में जाएगा, कैश फ्लो लेस होने से। और अगर मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये बढ़ता जाएगा, तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलने की संभावना, प्रोजेक्ट डिले होने की संभावनाएँ या फिर कई ऐसे डेवलपर जिनका फंड क्रंच चल रहा है, जो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे पैसे ले जाते हैं, यानी कि चलो अभी मैंने डिले कर दिया है 5 प्रोजेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे हम यहाँ रोटेट कर लेंगे। अब कई लोगों के मन में आएगा वो तो एस्क्रो अकाउंट होता है, वहाँ से तो 30% निकलता है, 70% निकलता है, फिर वो पैसा रोटेट, देखिए ये सब चीज़ें होती हैं। पीछे कितने मैनिपुलेशंस हुए हैं, कई प्रोजेक्ट्स में तो सिंगल अकाउंट ही दे के जो है रजिस्ट्रेशन ले लिया गया। यानी जो 70-30 का रूल चल रहा है, प्रोजेक्ट्स अलग-अलग हैं, लेकिन बैंक अकाउंट एक ही था। तो कहीं न कहीं रूल रेगुलेशंस बनते हैं और उसमें मैनिपुलेशंस भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट के पैसे से मैं पुराने प्रोजेक्ट को निपटा लूँगा, अगर वो आने वाले प्रोजेक्ट पे कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा, बुकिंग उस तेज़ी से नहीं होगी, तो पीछे के प्रोजेक्ट भी मार खाएँगे या फिर वहाँ बैंकरप्सी की भी सिचुएशन आ सकती है अगर डेवलपर का फंड फ्लो अच्छा नहीं रहा। तो आपको यह भी समझने की ज़रूरत है। तो सप्लाई अगर ड्रॉप हो रहा है, तो प्राइस नीचे जाने की जो ज़्यादा संभावनाएँ थी वो कम हो जाएगी। लेकिन डेवलपर अगर टाइट होगा, तो बिल्कुल वो नेगोशिएट कर सकता है। अगर उसको ये लगता है कि फ्यूचर में सिचुएशन और भी ज़्यादा स्टैग्नेंसी की तरफ जाती है या फिर वैसा ही मार्केट फ्लो होने वाला है, जैसा 2014 से लेके 2019 तक का था, तो बिल्कुल वो फटाफट इन्वेंट्री एग्ज़िट करके, फटाफट प्रोजेक्ट डिलीवर करके आने वाले प्रोजेक्ट में जो है नए तरीके से स्ट्रेटजी बनाएँगे। यहाँ एक चीज़ ये भी होती है, जब मार्केट काफ़ी तेज़ी का होता है, तो उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया जॉइंट वेंचर के टर्म एंड कंडीशन बनाए जाते हैं। हर किसी का डिमांड बढ़ा होता है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो भी ज़्यादा डिमांड करता है। जो एक तरीके से लाइज़निंग का काम है वहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाता है। जो डेवलपर का मार्जिन है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो चारों तरफ ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और मार्केट अगर टाइट होगा तो इमीडिएट ये सारे जो एक तरीके से टूल्स हैं जहाँ पे पैसे डेवलपर्स के जाते हैं, आपके द्वारा दिए गए पैसे, वो उस मार्केट के सिनेरियो को समझने में एक समय लगता है। क्योंकि अभी मार्केट स्लो होगा, फिर इसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे जो नए जॉइंट वेंचर के एसोसिएशंस होंगे डेवलपर्स के साथ, उसमें नेगोशिएट करने में वो बताएँगे देखिए मार्केट अच्छा नहीं है तो आपको ये जो परसेंटेज माँग रहे हैं ये वायबल नहीं है, आपको कम करना चाहिए, तो वहाँ पे नेगोशिएशन होगा। फिर वही चीज़ लाइज़निंग पे आएगी, वही चीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ आएगी। तो जब सब लोग कोऑपरेट करेंगे, सब लोग अपने मार्जिन को थोड़ा-थोड़ा कट करेंगे, डेवलपर अपना भी मार्जिन कट करेगा, तो बिल्कुल वो प्रोडक्ट आपको कम रेट में अगर नहीं भी मिल रहा है, तो कम से कम ये संभावनाएँ तो होंगी ना, जिस हिसाब से जिस पेस पे रेट बढ़ रहा था, हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपको लगता था, अरे यार! तो 5% बढ़ गया, 7% बढ़ गया। अगर वो नहीं बढ़ रहा है, तो भी तो रेट कम होना ही माना जाएगा ना। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ रुपए में मिल रही थी 3 महीने पहले और अब के 3 महीने बाद भी वैसे ही मिलेगी, यानी कि 6 महीने में आपको रेट चेंज नहीं दिख रहा है, तो सस्ता ही माना जाएगा क्योंकि इसके पहले तो 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे थे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपने रिक्वायरमेंट को समझिए, महारेरा पे भी चेक करिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस को भी चेक करिए, ग्राउंड पे भी सर्वे करिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। कोई दुविधा है तो उसके लिए सौदागर आपके लिए खड़ा है। आपका कोई
ओवरव्यू है, आपका अपना कोई इस पे व्यू है, ये हमें कमेंट में लिख के बताएँ। कोई मशवरा है सौदा घर के लिए, कोई आपका फीडबैक है, वो भी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज़ में उसे और भी ज़्यादा हम लोग सुधार के बना सकें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।